मेरे नोट उठा लो, उसी को देख लो, बता दो, और क्या क्या चीजें कैरी करवाई है ना, ऐसे बता दो। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़े, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े हैं। डिस्कवरी हाँ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसका बिहेवियर क्या है ना। जरा सा मैं रिवीजन दे ताकि आपकी सब चीजें आपको मतलब रिमाइंड हो जाएंगी, कैसे कैसे इनको हमने डिफरेंशिएट किया था, कैसे एटम्स जो थे वो क्या थे, और सब एटॉमिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इनको किसने जो है डिस्कवर किया था, इनका क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है, क्या इनकी लिमिटेशन है। इन्हीं लोगों को देखते हुए एटॉमिक मॉडल में हमारे थॉमसन जो थे, मॉडल ऑफ एटॉमिक्स आपने पढ़ा। उसके बाद में रदरफोर्ड का आया, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। उसके बाद में आपने फिर देखा कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हमारे जो जो उसके क्या रिजल्ट मेरे आए। फिर उसके बाद आपने देखा ड्रॉबैक्स भी आए, अगर किसी चीज ने, अगर लाइक मैं ही हूँ तो उन्होंने, मैंने मान लो कोई मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो जरूर नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज आई उसकी, कुछ उसके हिसाब से उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे, तो वो सारी चीजें आपने पढ़ी लास्ट में। एटॉमिक नंबर पे जो क्वेश्चन थे आप लोगों ने देखे थे कैसे कैसे हो रहा है उसमें, चेक करा था, लगाए थे एग्जाम्पल्स। देखो नहीं भी लगाए तो मुझे मतलब ऐसा कोई बता दो कि नहीं लगाए हैं मैम, किया नहीं है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, अभी इतने छोटे नहीं है कि देखो मैं किसी एक बच्चे को ना, छोटे छोटे बच्चों तो हो नहीं कि मैं स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगी ना। मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने फॉर्मूला मैंने बनाया है, बना हुआ है ना, आप उसको बस उसमें अप्लाई करिए, बस इसको एज इट इज इतना मैंने पढ़ाया है। अपना आधा घंटे, बस 10 मिनट आधे घंटे फटाफट इसको देखा आपने। उसके बाद फिर आप 1 घंटे बैठोगे, अपना लेके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स लगाए, उसके बाद इसी से आप रिलेटेड अपने कंपटीशन के क्वेश्चन करते चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जो मेरा मतलब मानना है। इनके साथ आती है तो फिर वो चीजें देखी जाएंगी। तो अभी फर्स्टली आपको क्या करना है कि चीजें देखनी है ना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये सब चीजें फिर मैंने आपको बताई, अब आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो अपने अपनी सारी पहले एनसीईआरटी ओपन कर लो, और दूसरी चीज मेरे नोट्स पहले देख लो, और मैं कुछ एक चीज भेज भी रही हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप पे, जरा वो अपना देख लो एक बारी, मैं व्हाट्सएप पे ही भेज रही हूँ आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको शॉर्ट नोट्स ऐसा लाइक वो आप लोग अपना बना लेना, ठीक है। देखो नोट्स के अलावा टिप्स कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जिनको आपको जो है पढ़नी है। रिस्पॉन्स करते चलो, मतलब ऐसा ना लगे मुझे कि सारे सो रहे हैं। ठीक है मैम। ये चीजें देखो अब मिली, इसमें देखो एक बारी, ग्रुप में देखो एक बारी, आपको कुछ भेजा है, चेक करो। यस मैम। मिला? आ गया मैम। मिल गया ना? यस मैम, तो आया है। इसको आपको क्या करना है, इतना बहुत ज्यादा वो नहीं, इंग्लिश हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये टिप्स कुछ हैं, ट्रिक्स हैं, कैसे कैसे चीजें क्या होती है ना। अब हमने जो है आप लोगों को लास्ट टाइम कहाँ तक चीजें कराई थी, कोई बताए मुझे, मैंने बताया ना, मुझे डिफाइन करो कोई एक लोग फटाफट जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, है ना, चीजें आज ज्यादा कवर करवानी है मुझे। न्यूमेरिकल लगाए थे? बोलो यार, टाइम ना करो, देखो मैं बता रही हूँ ना, मुझे बहुत यस काम मैम। करना है। लगाए हैं न्यूमेरिकल्स? यस मैम। ठीक है। और ऐसे मतलब ऐसा इतना वो ना सोचो, बस बात करते चलो, लगेगा ना कि हाँ पढ़ रहे हो सब साथ में हो, ऐसा ना लगे ना कि कोई आके लॉग इन करके सब चले गए, ऐसा नहीं फील करना होना चाहिए। उस हिसाब से मैं आपको, अपनी अपनी बुक्स ओपन करो, और सबसे पहली तो ये आपको करना है कि इसमें हाँ बोलो। इसलिए मैं कुछ टिक नहीं लगा पा सक रही हूँ मैम, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, इसलिए मैं स्पीक लाउडली क्लास प्लीज। गए आपका नाम? बेगम कौन? मैं क्लास गए बस, हाँ महिला बेगम, मैं क्लास में गए बस से मैं आपको टिक करके दे दूंगी मैम, मैं अभी जो है सो ट्रैवलिंग कर रही हूँ मैम। तो मैं आपको क्या भेज दूँ, क्या भेजना है? प्लीज मुझे को एक्सप्लेन करे कि इन्होंने क्या बोला है। हाँ जो जी। भी आप पढ़ा रहे हैं ना मैम, हाँ हाँ तो वो हाँ, थोड़ा भेज दीजिए व्हाट्सएप में, ग्रुप में खुद बोल रहे हैं मैंने आप। भेजा है, मैंने देखो ग्रुप चेक करो, मैंने ग्रुप में हाँ नोट्स भेजे भेजे हैं। हैं, हाँ भेजे हैं,
मतलब मैं जाके चेक करती हूँ क्लास में वो। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए थैंक यू। अभी आप ट्रेवल कर रहे हो? यस मैम। ओके, कोई बात नहीं, आप पहुंचो, आप जा करके ओपन कर लीजिएगा, अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आपने देख ध्यान करा, अब आप स्टार्ट करो। आप चलो, पहले तो मैंने आपको वहां तक पढ़ाया है सॉरी सॉरी, नील बोर की थ्योरी आपको कराई है। आप आज से अभी आपका जो आज का टॉपिक है, देखो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव थ्योरी, आप इसको ओपन करो और फटाफट मैं इसमें पढ़ाती चलूंगी। इसके बाद न्यूमेरिकल लगाने, ट्रिक्स याद करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना? एग्री ना? हेलो? हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या क्या करा था, एक क्वेश्चन करो आपने, मैंने कहाँ तक कराया था? किसी ने इसकी क्वेश्चन लगाए थे आप लोगों ने? इसके ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लगाए आप लोगों ने? कुछ नहीं लगाया अभी? ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल लगाए थे मैम। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? आएगा, Yes, देखो ma'am. करोगे तो जरूर आएगा, ठीक है ना? यस मैम। तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, आप आ जाओ। इसमें देखो सबसे पहले क्या था कि इसको मैक्सवेल ने जो है इसको जो है प्रेजेंट किया था, गिवन बाय मैक्सवेल के थ्रू ये थ्योरी आती है। इसमें क्या, कोई बताओ, किसी ने पढ़ा है? मुझे डिफाइन कर दो थोड़ा सा फटाफट, 2 मिनट में, क्या है, क्या बोला है इन्होंने? ऐसे शांत ना रहो, थोड़ा सा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचो कि बस उसमें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब, बोलो। अरे आप लोग शांत क्यों जाते हैं? बताओ अंजलि, मुस्कान, बताओ आप। वॉइस क्लियर नहीं। हाँ दुर्गेश, बोलो, क्या बता रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? यस मैम, अब आ फंस रही है रहा है। आवाज? आ रही है यस बस? मैम, अब यस मैम, अब अच्छा भी ठीक तो है। आ रही तो आप है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव थ्योरी है, सबसे पहले ये देखो कि इसको जो है, हाँ जो है ये मैक्सवेल के थ्रू दी गई थी 1870 ईस्वी में। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जो हम, उन्होंने अंजलि मैम कहा था, उन्होंने कहा था मैम, जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो इनके कुछ पॉइंट थे, और देखो उन्होंने बोला था कि जो है हमारा कुछ एनर्जी अगर इमिएट होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैनी सोर्सेस होते हैं। जैसे एक बल्ब को मान लो, तो अगर वो रेडिएट करती है तो वो क्या करती है, एनर्जी को, जो लाइट को ट्रांसमिट करती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस तुमने लाइट ऑन करी, बल्ब को जलाया, ठीक है, तो जब उसमें लाइट ट्रांसमिट होती है तो क्या करता है वो मतलब कोई एनर्जी मैंने इमिट कराई, कोई डिफरेंट सोर्सेज ले लिए, मान के चलो बल्ब ले लिया, तो मैंने उसको रेडिएट कराया, तो क्या होता है, मेरी जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, फ्रॉम अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पर्पज से। फिर हम क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है वो हमारा किससे मेडअप होता है, तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, याद करना, एक दूसरे के लंबवत होती है, अगर मैं आपको बोलूं, है ना? तो इतना तो समझ में आता है। तो जो इलेक्ट्रिक, जो हमारी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, जो हमारी रेडिएशन होती है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसकी अगर रेडिएशन की बात करते थे, जो ये ट्रेवल्स करती है किसमें, एनर्जी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो जो रेडिएशन ऑफ ट्रेवल्स होता है, इसमें होता है इतनी जो है वेग से, इतनी इसकी जो एनर्जी से ये मूव करती है, ट्रेवल करती है। और हम इसकी बात अगर और बताएं तो इसमें क्या होता है कि जैसे साउंड वेव और वाटर वेव्स होती हैं, तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो है रिक्वायर नहीं होती है, और जो ना ही ये किसी भी मीडियम में या किसी वैक्यूम में ये मूव नहीं करती, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब समझ गया, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो है किसी मतलब लाइक इन दोनों की चीज में जो हमने सोर्सेस लिए हैं, इसमें ये रेडिएट करती हैं, इमिट करती हैं, तब जाके इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है। यहाँ आया, क्लियर हुआ? ठीक है। इसके कुछ यस मैम। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई थी वेव्स की,
तो जब ये चीज बात आती है, जब इन्होंने ये चीज बताई तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहले मेरा आता है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ की बात करते हैं तो अपनी बुक्स और अपना ये नोट ये कर लो, और मेरे एक कॉपी ले लो छोटी सी, आप लोग जो भी, इसमें बस पॉइंट ये लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ ना, तो बस आप टॉपिक नोट डाउन कर लेना है ना, ताकि ये दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसके कुछ, अब कोई चीज मैंने बनाई है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इसकी थ्योरी है, इसमें आपने वेवलेंथ देखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसी चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट। देखो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में मेरा वेव्स में क्या आता है, तो वेवलेंथ आई मेरी। वेवलेंथ में क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल, जो कोई एक वेव होती उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस को जो है कवर्ड कर रहा है, वो मेरा होता है वेवलेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हेलो अभिषेक, कुछ बोलना है आपको क्या? नहीं मैम। चलो, नो। एम्पलीट्यूड की बात आती तो वेवलेंथ आपको पता है, इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा इज इट्स अ डिफाइन, अगर मैं करती हूं द टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, तो द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, जो वेव के थ्रू जो मिनिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, इट्स कॉल्ड अ वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ, इसको आप लोग हिंदी में श्रृंग और तर क्या बोलते हो, तरंग क्या कर बोलते हो, जो क्रस्ट और डेप्थ को जो बोलते हैं, जो ट्रफ में कर चलते हैं, उनको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। हाँ, श्रृंग और गर्त, हाँ ठीक है। तो उनके श्रृंग और गर्त के बीच की जो हमारी हाइट होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और एक वेवलेंथ मैंने आपको बताया, तो वेवलेंथ इज अ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मेरी न्यू, एंड जो है वेलोसिटी को अगर लेते हैं तो हमारा आता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, सी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई है? हेलो बोलो बोलो। मैम, ये कह रहा था एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना वाइब्रेटिंग पार्टिकल की। हाँ, वही मैंने बोला ना, हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज एन कॉल्ड ऑफ द, लाइक जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस तुमने बोला, हाँ ठीक है, ऐसा इसको हम हाइट में बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और वेवलेंथ की अगर मैंने इसको डिफाइन करा, इन तीनों से मिलकर हमने एक चीज को डिफाइन करा, एक फॉर्मूला मेरा निकल के आता है, जिसको मैं बोलती हूँ v is nu is equal to c by lambda, that means c is equal to velocity, nu is equal to frequency, and lambda is equal to wavelength। ठीक है, अब इसके इसी बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, तो वो आप अभी आगे करोगे। ठीक है, अब मैंने ये आपको डिफाइन करा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन्होंने क्या क्या बताया, तो आया कुछ लगा समझ में आया कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बताओ कोई। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड आप क्या होता है बताइए? किसी भी समय में चला गया जो, बस किसी ने एक टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज मतलब ट्रेवल करा या कुछ, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड को किसी भी टाइम के मतलब कोई समय, किसी भी एक समय अंतराल में आपने जो काम किया होता है, जो वेव ने हमारा मूवमेंट होता है, वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। अब बात करते हैं हम क्वांटम। अब यहाँ से हमारा क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है कि क्वांटम नंबर क्या है, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर हमको कैसे कैसे इसमें काम करना है, कैसे कैसे फिल होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल है, हम वो देखते हैं। पहले आप हमारा ये एक्चुअली इसको पहले मुझे फिनिश करने दीजिए, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, उसके फिर हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वांटम नंबर को करना है। क्वांटम नंबर क्या है कि एक सेट होता है, जो 4 नंबर होते हैं हमारा, द सेट ऑफ 4 नंबर विच इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज एन आइटम। किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन जो आइटम होता है, तो जो हमारे जब कंप्लीट कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो सेट ऑफ 4 नंबर होते हैं। तो एटम में हम उसको जो है जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइटम, तो वो हमारा क्वांटम नंबर आता है। उसकी एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और उसका स्पिन जो होता है, वो हमारा क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। कैसे कैसे हम उसको करते हैं, क्या क्या नीड होती हैं, उसको हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि मतलब इसी के उसको लेते हुए हमको क्वांटम मैकेनिज्म करनी होगी। इसी के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं कि कैसे कैसे हमें इस पे जो मेन चीज होती है, और इसको जो है कुछ इसको जो हम इसके प्रिंसिपल में हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, तो एक्सप्लेन करना होता है मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है,
उसके बाद हमें बताना है कि नंबर ऑफ शेल, मतलब जो मेन शेल होती है उसके नंबर ऑफ शेल कितने हैं, उसकी एनर्जी ऑर्बिटल में क्या है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं शेल में वो क्या है, और जो है हमारा साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या है। और इसका सिंबल जो होता है वो एन से इसको डिनोट करते हैं। वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2, जैसे मान लो तो 1 2 3 4, और हमारा रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो KLMN की फॉर्म में करता है। आप मेरे नोट्स ओपन करके चेक करते रहिएगा। ठीक है। हेलो, मेरी थोड़ी आवाज प्रॉब्लम कर रही है ना, तबीयत थोड़ा अजीब सा हो रहा है ना इसके वजह से। तो आपने ये देखा कि इसमें जो है एल के एन इज इक्वल टू उन्होंने डिफाइन करा, और जो हमारी शेल बनेगी वो KLMN की फॉर्म में बनती, तो उसमें कैसे कैसे डिफाइन होता है, इसी में हमारे नंबर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या होता है। अब मैंने 4 चीज बताई हैं आपको। एक तो उसमें ये डिफाइन करना होता है जो हमारा लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम वो डिफाइन एक्सप्लेन करनी होती है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या जो मेन शेल होती है वो उसमें वो कितना है, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, और साइज ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, ये हमें सारी चीजें डिफाइन करनी होती है। इसको एन से हम डिनोट करते हैं। वैल्यू की हम लेते हैं इंटीजर की फॉर्म में आती है। सेकंड थिंग, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा KLMN की फॉर्म में हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें। अब इसको पहले मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगी, 1 मिनट पहले डिफाइन थोड़ा कर लूं, फिर मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगी कैसे कैसे करना है, कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्पिनिंग हो रही है, फिर उसके बाद जो है उसमें इसका नेचर कैसा जा रहा है, क्या क्या शेप ले रहा है ये, तो ये चीजें आपको अब इसमें देखनी है। इसी को देखते हुए एक हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आपने पढ़ा होगा, इसको हम एल से डिनोट, देखो क्वांटम नंबर एन हो गया एजी। हेलो हेलो, हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? नहीं, नो, हाँ नहीं। ओके, तो आप माइक ऑफ कर लीजिएगा ना। तो इसमें एक होता है हमारा क्वांटम नंबर जो होता है, मैंने उसको एन से डिनोट किया है, और हमारा एक आता है सेकंड मेरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और इसको n-1 भी एज इसको एज n-1 का सिंबल करते हैं। इसमें मुझे क्या रिक्वायर्ड होता है कि किसी भी लाइन को हमें एक्सप्लेन करना होता है, और हमें स्ट्रक्चर जो लाइन जो स्पेक्ट्रम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना होता है। नंबर ऑफ सबसेल्स जो है हमारी मेन सेल्स में क्या जार कितनी है वो, और एक सबसे बड़ी बात इसमें जो हमारा ऑर्बिटल होता है वो 3D शेप में होता है। तो इसकी वैल्यू हम L जो होता है यहाँ पे L की जो वैल्यू होती है हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 0 1 2 3 4 से। तो वैल्यू ऑफ अगर L लेते हैं 0 1 2 3, तो सब शेल हमारा जैसे SPDF जो अभी देख के आए हो इस फॉर्म में वो प्रेजेंट होना शुरू होता है। तो ये हमारा होता है एजीमुथल का क्वांटम नंबर, इसको हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में क्या होती है, इसकी कुछ कंडीशन होती है, पर्टिकुलर वैल्यू जो है हमारी 0 से n-1 जो है एल का जो वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा एजीमुथल का नंबर है वो हमारा 0 और n-1 के बीच में कैसे लाई करता है, कैसे स्टैंड करता है वो उसमें दिखाया गया है। फिर आपने थर्ड जिसको हम बोलते हैं एम, वो आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो है इसमें मुझे स्प्लिटिंग होती है, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, चुंबकीय जो लाइंस होती हैं, चुंबक का मतलब समझ में आता है ना, कोई चीज कैसे लाइक चुंबक का मतलब होता है ट्रैक्शन एक तरीके से जो हमारा, तो उसमें जो लाइन जो हमारी लाइन होती है स्प्लिटिंग लाइन होती है वो उसमें कैसे एक्सप्लेन हो रही है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है सब सेल में किसी कोई भी कितना प्रेजेंट है, और ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा जा रहा है, ये इसमें हमारा डिफाइन करना है। क्या इसमें ये चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ी बात इसका सिंबल एक तो M या M1 हो सकता है, ठीक है, और इसकी पर्टिकुलर हम वैल्यू होती है जो हमारी माइनस जो हमारा M होता है वो -L से +L के बीच में स्टैंड करता है, दैट मीन्स लाई करता है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, और ये -1 और 0 1 अगर आप हमारे सेल्स होते हैं SPDF की फॉर्म में जो वो बढ़ेंगे तो इस फॉर्म में ये बढ़ते चले जाते हैं, 0 -1 0 1 -2 फिर -1, जैसे जैसे आपकी स्टेजेस बढ़ेंगी, नंबर 3 लेते 0 लेते हो तो एक स्टेज दैट मीन 0, अगर आपने 1 लिया तो 1 के लिए आपका -1 से +1 तक जाएगा, तो -1 0 और 1, ठीक है। छोटा सा अगर करना है तो एक छोटा सा आप अभी बताती हूँ, मैं डिफाइन कर दूं फिर आप करो, है ना, फिर आप करना एक बारी।
अब बात करते हैं स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा है वो क्या होता है, पहले ये देख लो। स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इनको जॉर्ज एलिक ने और सैमुअल ग्रॉडस्मिथ ने जो है 1925 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था स्पिन क्वांटम नंबर को। ये क्या होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे जो एक्सेस होते हैं ना उसमें वो कैसे रोटेट कर रहे होते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक तो ये। दूसरी चीज ये जो है हमारा स्पिन जो हमारी ओरिएंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स में वो कैसे डिस्क्राइब हो रही है इसमें ये देखा गया है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारा एक साइन होगा, देखा होगा, एक हमारा अपवर्ड जाता है, एक हमारा डाउनवर्ड जाता है, स्पिन डाउन स्पिन अप बोलते हैं उसको। ठीक है, ये इसमें रिप्रेजेंट होता है। दूसरी चीज किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे मान लो हमने ml आपको भी बता के आई हूँ मैंने इसको, जैसे कि m और l की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लस हाफ से माइनस हाफ के बीच में स्टैंड करवानी है, तो ये आपको स्पिन क्वांटम नंबर में जानी है। बस इसको पहले समझ लो, उसके बाद जब न्यूमेरिकल आएंगे तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो ये चीजें होती, उसके बाद तब कहीं जाकर हमारी जब चार चीजों को उन्होंने डिफाइन करा, एल एम एल एन एन देखा, एम देखा आपने, और उसके बाद m1 देखा। ms को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एल जो m1 जो है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको आप जो है m और m1 बोल सकते हो। ms का मतलब होता है जो स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसी को देखते हुए हमारा एक हुआ आया था हमारा पॉली। बताओ कोई पॉली का कोई एक्सक्लूजन बताएगा मुझे, पॉली क्या होता है? पॉली का बताया था, मतलब डिफाइन कुछ किसी को आइडिया है थोड़ा सा? बोलो थोड़ा सा प्लीज, बताओ आप लोग। नहीं पता? चलो चलो कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम पॉली का वो देखते हैं। तो पहले चलो पॉली में आने से पहले आप फटाफट एक क्वेश्चन लगा लो, है ना, बता रही हूँ। कोई क्लास में है नहीं क्या? हेलो? यस मैम। यस हाँ मैम। जी हाँ जी, यस मैम। न्यूमेरिकल निकालो, मैं बता दूं थोड़ा सा, एक तो जल्दी से थोड़ा सा सब न्यूमेरिकल है। लगा लो। हाँ सब है ना, तो बताते चलो, मुझे ये ना लगे ना कि कोई है नहीं। जल्दी से लगा लेना ताकि ये रहेगा ना कि आप लोगों को थोड़ा मोड़ा आया है। देखो तो ये जाओ, एक तो लिखो मुख्य एक क्वांटम नंबर की संख्या मैंने n इज इक्वल टू 3 दी है ना, आपको इसमें ये फाइंड करना है। लिखो n इज इक्वल टू 3 मुख्य क्वांटम। 2.17 पे आओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें, जल्दी 2.17 देखो। मिला? आप लोग के पास तो हार्ड कॉपी होगी ना किताब की? बोलो भी। यस मैम। हाँ देखो ये 2.17 पे फटाफट आओ, लिखो गिवन कि n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू आपको दे रखा है, और यहाँ पे आपको कुल संख्या जो है जो जिसमें जो ऑर्बिटल से मेरे सब उससे रिलेटेड है उसमें आपको फाइंड करनी कोई संख्या क्या होगी कक्षों की। तो उसमें देखो n इज इक्वल टू 3 लिखो, और l के लिए यहाँ 3 का n इज इक्वल टू 3 दिया, दैट मीन्स l की वैल्यू मेरी 0 1 2 1 2 जाने वाली, दैट मीन्स 3 तक हो गया। हुआ? करते चलो फटाफट, है ना? बोलोगे कोई? लिख लो आप लिखते चलो फटाफट, ठीक है। कि हमने n इज इक्वल टू 3 दिया, दैट मीन्स n की वैल्यू इसके n के हिसाब से मेरी होगी n इज इक्वल 0 1 2 होगी। अब हम इसको, मुझे यहाँ तक समझ में आया, जो मेरी ऑर्बिट जाने वाली है वो मेरी कहाँ तक जाने वाली है, 3s तक जाने वाली है। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने l इज इक्वल टू 0 लिया, फिर m1 इज इक्वल टू आप ले लो 0। यहाँ पे इसको फाइंड करना है, कैसे करो जल्दी से देखो कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ थी, यहाँ पे इसके हिसाब से मैंने 3p पे जाने एस पी होता है, तो उसके हिसाब से मेरी 3 वैल्यू देखो ये गई इसकी p के हिसाब से। देखो n के हिसाब से आपको नंबर ऑफ जो है वो निकालने हैं, ऑर्बिट्स के नंबर फाइंड करने हैं, तो उसके बेस पे निकालो। कैसे करोगे फटाफट करके बताओ।
देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लिखो, l इज इक्वल टू 0 1 2 लिखो। उसके बाद ये आपने ये करा, उसके बाद हमने l की वैल्यू तो 0 1 2 यानी कि 3 नंबर तक ले ली। अब हमने इसको ये डिफाइन कर लिया कि इसके जो हमारे ऑर्बिट होंगे 3p तक जाने वाले हैं और 3s तक इसके जो है कक्षक होने वाले हैं। अब हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 3 लिया तो t इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 और m1 इज इक्वल टू m1 का मान हमारा -1 से +1 तक जाने वाला है, ठीक है। और t की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 5। t की वैल्यू मतलब यहाँ 5 d तक जो ऑर्बिट्स हो जाने वाले हैं। तो आपने इसको कैसे डिफाइन करा, तो n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और m इज इक्वल टू -2 -1 से कितनी हो गई टोटल, ये देखो बताओ। तो ऐसे फाइंड करो। हेलो मैम, हेलो बोलो। आप एनसीईआरटी से बता रहे हैं मैम? हाँ पहले एनसीईआरटी का ही लगाऊंगी, मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी का ही देखो करा है आपने। मैम पेज नंबर कितने हैं? पेज नंबर आप 55 में आओ, 2.17 है क्वेश्चन नंबर, देखो देखो। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ही लगवा रही हूँ मैं। मिला? मैम 55 में आ गया, 57 में है तो एग्जाम्पल है मैम। 2.17 देखो 57 में है, मिला? 57 में है मैम, 57 57 में है। हाँ हाँ मिला, मिल 55 में ही है। मिल गया। नहीं मैम मेरे 57 में है। क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो जल्दी, थोड़ा थोड़ा ठीक रहेगा। मेरे साथ एक एक क्वेश्चन कर लोगे ना हर टॉपिक का, तो ये रहेगा ना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर कर लो। सब कर रहे हो ना? यस मैम। हाँ करो करो आप लोग। जल्दी करना ताकि कुछ आगे भी और काम करा सकूं मैं। आज ये चैप्टर आधा कंप्लीट कराऊंगी, कोशिश मेरी यही है आज। क्योंकि भी डिफाइन भी करवाने होंगे, कैसे कैसे आपको डंबल्स बनवाने हैं ना इसमें। ये देखो इसमें देखो आपको एन से ये मालूम चल गया कि उसके शेप और उसका जो है उसका मतलब शेप कैसा है, किस आकार तक जाने वाला है। और उसके बाद जब नंबर ऑफ एन आपको मालूम चलते हैं तो उससे ये मालूम चल जाता है कि जो एल है हमारा, एल की जो है एल का ऑर्बिट्स की जो है शेप बताता है। उसके बाद हमारे जो उपकोष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, तो 2l+1 होती है। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 3 लिया तो l के मान हमारे कितने होगा 0। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 होता है ना तो आपका l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 3 तक जाता, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया इसका नेचर कैसा है, मेरा 3s तक का जा रहा है। n इज इक्वल टू 3 से लिखे लिए, l इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, m इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो इसके p ऑर्बिट्स में भी 3p तक जाने वाला है। उसके लिए n इज इक्वल टू देखो आपने 3 लिया, l इज इक्वल टू 1, तो m1 इज इक्वल टू -1 से 0 और +1 तक। अभी जो मैंने आपको क्या बताया रूल्स, अभी कौन सा बताया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब बताया था तो उसमें मैंने बताया था इसको m से और या m0 से हम m1 से उसको डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू मेरी जो है -l से +l तक जाती है। तो दैट मीन्स l इज इक्वल टू यहाँ पर 1 दे रहा है, इसका मतलब हो गया -1 से +1 तक, समझना ठीक है। इसको मत देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो करना। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 आया, n हमारा से मतलब फिक्स है। l इज इक्वल टू इन्होंने एक बार में लिया 0, एक में लिया 1 और दूसरे में इन्होंने लिया क्या क्या लिया 2। तो देखो 2 लिया तो -2 से फिर -1 0 +1 और +2 तक गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको मत देखना, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करना। बोलो तो यार, मैं उस हिसाब से बताऊं आपको। n इज इक्वल टू 3 लिया था, l के लिए वहां पे वैल्यू मेरी 2 3 जग गई 0 1 2 3। तो अब हमको हर एक 0 के लिए यहाँ पर m1 की वैल्यू मेरी चेंज होती जाएगी। तो m1 में -1 से 0 1 तक गया, +1 तक गया, 2 लोगी तो 2 -1 0 +1 और +2 ये गया।
इस हिसाब से टोटल जो हम नंबर्स को जरा काउंट करो क्या जाना चाहिए। तो 1 गया, फिर उसके बाद 3 आया, उसके बाद टोटल देखो ये M1 के लिए यहाँ पे 5 नंबर गए, 5, और लास्ट में आप पूरा 9 काउंट करोगे तो कितना गया। तो कक्षों की यहाँ पे संख्या की बात करते हैं, n स्क्वायर भी कर सकती हो, और जो है दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर आपका जो है आएगा 9 वैल्यू आएगी। देखो और वैसे भी काउंट करके देख लो क्या आ रहा है यहाँ पर। 9 9 आ रहा है, यस मैम। आया समझ में ये? यस मैम। ठीक है, आप ये वाला देखो इसी तरह एसपीडीएफ का बस अभी मेरी इसमें देख लो, इसको अपनी अपनी बुक में टिक कर लो, ठीक कैसे करना है। दूसरी चीज देखो, इससे आपको इधर जो हमारा नंबर ऑफ हमारा ये आपको पता चलता है कि हमारा क्वांटम संख्या अगर हमें n इक्वल 2 आया है, तो आप यहाँ से समझ लेना अगर 2 मिलती तो आपको l की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 तक जाने वाली थी, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसको करते, अगर 2 होती तो कितना होता वैल्यू, बोलो। अगर n इज इक्वल टू 2 होती तो हम बोलते कि आपको फाइंड करना है कि कितनी कुल संख्या कितनी जाने वाली, तो आपको बताते n स्क्वायर कर लो, दैट मीन्स 4 होती। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 और 3 तक का जाता, आपका वैल्यू 4 आता। गेटिंग? कोई मुझे अट्रैक्शन ही नहीं लगता इस क्लास में, सब सोए हुए लगते हैं, मुझे नहीं सही लगता फिर इस तरीके से। क्या आया नहीं? अच्छा, तो देखो अगर n इज इक्वल टू 2 होता दैट मीन्स 4 वैल्यू जो आती 3 गया, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या नो क्या भाई, छोड़ो यार, तुम लोग से कुछ बोलना नहीं है। अब देखो हम इसी के तरीके से एसपीडीएफ के जब हमको यहाँ पे वो मिलते हैं, इंडिकेट मिले हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से हमने n इज इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 है, तो आप देख के बता सकते हो यहाँ पर हमारे ऑर्बिट्स 2p तक जाने वाले, इस हिसाब से आप ये वाली चीजों को कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको क्या बताना है कि इसकी ये चीज तो हो गई। उसके बाद आपने ये नंबरों को समझ लिया कैसे कैसे इनको फिल करना है, उसमें न्यूमेरिकल लगाओगे, एक बार रीड आउट करोगे समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में स्पिन क्वांटम हुआ, और अब पॉली, इसमें पॉली का रो देखते हैं पहले। अरे हाँ, एक तो और इसमें रूल था, एक मिनट, हाँ ठीक है, उससे पहले आओ इसमें इनकी जो है एनर्जी भी काम कैसे करती, तो ये देख लो। पॉली वाला, पॉली के भी एक क्वेश्चन हम आपको लगवा दे ताकि ये रहेगा ना, एक एक क्वेश्चन फटाफट आप पॉली का भी लगा लो। इसी को लेते हुए एक पॉली एक्सक्लूजन हुआ था, एक स्पिन क्वांटम मैंने आपको बताया, पॉली का एक्सक्लूजन क्या बोलता है बताओ, समझाओ, कोई बता पाएगा? देखो इन्होंने बोला था कि जो एक हमारा ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या था कि जब हमारे किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो हमारे एटम उसको रख सकता है, और 4 क्वांटम नंबर हमारा, ये तो फिर या फिर ये कह सकते हो, एक सेकंड मैं आपको बता रही हिंदी में समझाती हूँ। अपोजिट स्पिन को करेंगे। हेलो, हाँ बताइए कि मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स जब मतलब कि हाँ एग्जिस्ट करेंगे सेम ऑर्बिटल में, हाँ, तो ये मतलब कि इनका अपोजिट स्पिन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, an orbital can be accountable for the maximum 2 electronics with the opposite spin, that is ये होता है पॉली का एक्सक्लूजन पीरियड होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसको डिफाइन भी किया है कि 2l मतलब कि मान के चलो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं जो हमारे अपोजिट स्पिन करते हैं और प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, ऑर्बिटल में, कैन बी प्रेजेंट फॉर दी ऑर्बिटल। तो हम ये बात करते हैं इसको 2l+1 से हम करते हैं। अगर जैसे मान के चलो इसका न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं, देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ है इसमें, तो आपको दिखाना मुझे पॉली का दिखा, मुझे बताओ आप लोग इसमें, हाँ मिल गया मुझे। तो इसमें ये बोला कि मतलब कोई भी मान लो मेरा एटम है, तो उसमें हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते तो वो क्वांटम संख्या में एक समान आपके नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसी ने इन्होंने क्या बोला, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में रह सकते हैं, ये देखना कि मतलब ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, मतलब एक कक्षा में सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं, वो भी किसमें, विपरीत प्रचक्रण जिसको आप लोग बोलते हैं, स्पिन का मतलब होता है इसमें रह सकते हैं। तो इसके हिसाब से इन्होंने डिफाइन करी चीजें। तो इन्होंने क्या बोला है
कि इसका जो हमने अर्थ निकाला तो मैं इलेक्ट्रॉनों की जो 3 क्वांटम संख्या है जिसको हम N, L और M बोलते हैं, तो वो एक समान हो सकती, लेकिन क्या होता है जो उनका स्पिनिंग होती है वो हमारी डिफरेंट होगी। ठीक है ना, देखना मतलब जो स्पिनिंग होगी वो मेरी डिफरेंट होगी। अगर हमने यहाँ पे क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर हमने अगर 3 लेते हैं, दैट मीन्स N और L M तक जाना है। उसके बाद इसमें क्या होता है आपको ये देखना है, जैसे मान के चलो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1s की एक ऑर्बिट ली है, उसका उसका हमारा जो सबसेल होगी वो 1s तक ही होगी। और p और d जो होते हैं वो हमारी मैक्सिमम नंबर उसकी कितने जा सकते हैं, इसके बेस पे n इज इक्वल टू हमने कितना लिया है, कितना लिया 1 है यहाँ पर, उसके हिसाब से इसमें अधिकतम हमारी जा सकती है 2 के हिसाब से 6 और 10 के अकॉर्डिंग इसमें देखो चेक मतलब जाएगी N L M, मतलब कि N क्या अगर हमने एक वैल्यू ली हो तो मतलब 0 हो गया, 2 लेते हैं तो हमारा n इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स 4, और उसको L इज इक्वल टू मेरा जाएगा 0 1 और +1 तक। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने दिखाया, मतलब आपके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, डिफरेंट मतलब एक समान हो सकती है इनकी वैल्यू, बट उनकी जो प्रचक्रण होंगे वो हमारी अलग अलग होंगे। मैं इसका एग्जाम्पल लगवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें एक तो 0 1 2 3 एक छोटा सा ड्रॉ करना है, जरा सा छोटा सा करो आप लोग। 0 1 2 3 बनाना, 0 को आगे S लिखो, P के 1 के आगे P, 2 के आगे D और 3 के आगे F, इसको डिनोट करना एक बारी। बताते चलो कि मैंने करा, बोलो फटाफट करते चलो थोड़ा सा ताकि मुझे लगेगा हो गया है। लिखो यस मैम। 0 1 2 3 को पहले एक लाइन में लिखो, फिर उसके आगे SPDF लिखो। लिखा? अब देखो आपको उसके आगे एक S के आगे एक स्क्वायर का छोटा सा बॉक्स बनाना है, जैसे इसमें S में बना हुआ, देखो क्या लिख रहा है। ठीक है, आया? यस मैम। अब देखो S को हमने डिफाइन करा, यहाँ पे S इज इक्वल टू 0, का मतलब यहाँ पर क्या जाएगा बताओ। अब यही से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ कुछ चीजें शुरू हो रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे शुरू करो। बोलो जल्दी बोलो यार, थोड़ा सा काम नहीं आ रहा। देखो उसमें मैंने डायग्राम बनाया है, तो उसमें देख लो उसमें कैसे इसको पहले बस एक सिंबल ऑफ इंडिकेशन देख लो कैसे इसको डिनोट किया जा रहा है। देख लो यही से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमको कैसे काम करना है, ये देखो। S इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो एक अपवा, इसमें मैंने बताया इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन अप और साइन डाउन से करते हैं, देखा। तो इसमें मैंने जब 0 वैल्यू ली तो हमारा 2 तक ही जाना गया ये, तो यहाँ पर इसमें आपने एक अप लिया और एक डाउन लिया। इसको देख लो, मैं इतना भी छोटा सा नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें बतानी है, ये आप इसको देख लेना। उसके बाद इसमें हम अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में, जैसे सब सेल में हमने लिए 2l+1 लेते हैं, तो यहाँ पर सेल में n स्क्वायर जाएगा। अगर n इज इक्वल टू के मैंने वैल्यू 1 ली तो दैट मीन्स 1s हुआ, और 2s के हिसाब से आप उसमें चेक करो मेरे नोट्स में, तो उसका क्वेश्चन पीछे दिया होगा मैंने कि हाउ मेनी सबसेल एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन दी n इज इक्वल टू 3, तो मैंने पीछे बता के आई हूँ ना मैं, n इज इक्वल टू देखो एक बारी मेरा वो देख लो। देखा नोट देखा मेरा? हेलो मैम 2l+1 के फॉर्मूले में अगर हम 0 रखेंगे l की वैल्यू तो हाँ इसमें हाँ तो 1 ही आएगा। 1 आएगा ना, तो ऑर्बिटल 1 में अगर आएगा तो क्या जाने वाला, कैसे करोगे फिर? अगर मान के चलो l इज इक्वल टू 0 गया तो 1 आया, n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 के हिसाब से आपका सिर्फ क्या जाने वाला है, l 0 हो गया, m 0 हो गया, तो 1 ऐसे ही होगा यहाँ पर सिर्फ। इससे SPDF अच्छा हाँ हाँ, n l m पे काम करेगा। ठीक है, n अगर आपका यहाँ पर मान के चलो 0, दैट मीन्स तो आपको 0 है तो मतलब वो तो है नहीं। n इज इक्वल टू अगर 0 मैंने ही 1 लिया तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 1s तक जाने वाला है, और अगर हमने n की वैल्यू 2 ली, दैट मीन्स आपका हो गया n स्क्वायर, यानी कि 4 हो गया, 1s और 2s तक जाएगा ये। इसको भी अभी करो, पहले चीजें मैं एक बार सारा कराऊं, फिर आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी तो आपको करने हैं इसको सारे। ठीक है 2s 2p हाँ तक जाएगा ना मैम? 2s 2p हाँ तक। हाँ
2p तक जाएगा। इसको आप लोग लगाते चलना ताकि चीजें समझ में आएंगी। अभी पहले मैं अपनी चीजें कंप्लीट करूं फिर आप देखो। उसके बाद एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है किसी ने, क्या होता है बताओ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है कि मतलब किसी भी आइडियल बॉडी में अगर हम इमिट्स और एब्जॉर्ब करने की अगर हम उनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं तो हम क्या करते हैं, किसी आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड ऑब्जर्व रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, तो वो हमारी जो क्या करती है वहां पे, जैसे तुमको हम एग्जांपल बता रहे तो वो ब्लैक बॉडी जो होता है वो रेडिएशन कहता है लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कैसे वर्क कर रहा है वो देखो कि किसी भी आयरन व्हेन आयरन इज हीटेड द फर्स्ट बिकम्स अ रेड। जब तुमने किसी देखा होगा किसी आयरन को जब बहुत ज्यादा हीट करवाते हैं तो वो रेड होता है। उसके बाद देखा होगा रेड हुआ एकदम से, टेम्परेचर उसका जब हाई होता है तो क्या होता है, रेड होती है बिल्कुल। जब कभी किसी ने देखा होगा लोहे को जब जलता है तो कितना रेड हो जाता है ना, तो रेड एंड उसके बाद फाइनली वो टर्न हो जाता है इनटू ब्लैक हो जाता है, देखा है। तो वहां पर हमारा क्रिया क्या कहलाती है, जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर जो होता है हमारा इंक्रीज होता है। तो अब मैं बोल रही हूँ कि व्हेन लाइक द आइडियल बॉडी व्हिच इज इमिट्स एंड ऑब्जर्व रेडिएशन फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो हो गई, एंड द रेडिएशन इमिट्स बस सच एज अ बॉडी इज कॉल्ड फॉर, और उसका जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी में जाता है इमिट्स होता है वो कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो फिर से देखो, एक कोई आइडियल बॉडी है वो हमारी इमिट्स एंड ऑब्जर्व कर रही फॉर द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी लेवल पे, दैट इज अ कॉल्ड फॉर ब्लैक बॉडी। और उसकी रेडिएशन अगर हमारी इमिट कर रही है किसी भी बॉडी में तो वो हमारा होता है ब्लैक बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे किसी लोहे को हमने जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मैंने हीट करा तो फर्स्टली वो रेड हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे आपने हो क्या देखा वो ब्लैक हो गई। तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेटिव जोन में होती तब वो उसका टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इट्स अ कॉल फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद हम करते हैं बात, ये फंडा समझ में आ गया ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। कोई पूछता है कि क्या होता है तो आप बोलोगे यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फर्स्टली इज अ बॉडी फॉर द रेड इन शेप होता है, जब रेड होता है दैट मीन उसके बाद वो इंक्रीज हो रहा है वो, देन जाके वो ठंडा होता है तो वो ब्लैक शेप लेता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद हमने बात करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, तो कोई एक इजेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन से लेकर के हम देखो कोई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब हमने तुमको ये बताना है क्या होता है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, किसी भी मेटल की कोई सरफेस होती है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो इजेक्ट करके लाइट की सुटेबल फ्रिक्वेंसी के साथ स्ट्रिक्ट होता है, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से इसमें हमने क्या करा, इसके कुछ इफेक्ट देख लो। कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब हमारा यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई टाइम लैग नहीं है, स्ट्रिकिंग हो रही है और लाइट के साथ में, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा इजेक्शन होता है वो हमारा मेटल सरफेस पे क्या होता है, जो हमारी मान के चलो हमने किसी बीम पे लाइट, अभी इसी से समझते चलना, जो हमारी कोई मेटल सरफेस ले लो एक बार आप, है ना, उस पे हमने कोई लाइट का बीम हमने कोई इसको पास करवाई मान के चलो, तो देयर इज नो टाइम लैग, कोई नहीं हो रहा, स्ट्रिकिंग ऑन लाइट हो रही है, बीम पड़ रही है, तो उसमें हमारा इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। कहा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हमारा मेटल सरफेस के बीच में स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, ये एक तो चीज हमारी कैरेक्टरिस्टिक सिखाते हैं। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स पे डिपेंड करते हैं और उसकी इंटेंसिटी के साथ साथ जैसे जैसे हमारा देखा होगा कि कभी कभी जब हमने कोई आर्क देखा होगा, जब हम किसी चीज को कराते तो उसमें कितनी ज्यादा शार्पनेस होती है, बहुत ज्यादा लाइट चमकता है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो ये डिपेंड करता है हमारी मेटल पे, उसकी इंटेंसिटी पे। अगर उसकी लाइट है तो वो ब्राइट करेगा, कहीं कहीं कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनको हीट भी दोगे टेम्परेचर भी दोगे उन पे इफेक्ट भी डालोगे तो वहां शार्पनेस या चमक नहीं होगी। लेकिन कुछ कुछ देखा होगा मेटल ऐसे होते हैं जब आपको बहुत ज्यादा लाइट मिलेगी, इंटेंसिटी आपकी हाई होती है, तो वहां पर आपको लाइट की ब्राइटनेस मिलेगी। ये इसके कुछ इसने फोटो इलेक्ट्रिक के आपको इसमें इफेक्ट बताए थे। अब हम इसी में बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मुझे थ्रेशोल्ड के बारे में कोई बताओ, तो बहुत छोट मतलब देख वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे हम करते हैं, बताओ।
चलो नहीं बताना तुम लोगों को। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट होता है जो रेडिएशन विच इज कॉजेज फॉर द फोटो, जो हमारी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक जो है कॉज होती है, एक रीजन होती है उसका भी। तो इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं थ्रेशोल्ड को, बताओ कोई? न्यू नोट से करते हैं ना? बोला तो करो यार, इसे पढ़ा के निकलने से कोई फायदा नहीं है, यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ द्वितीय दूसरी चीज हम आवृत्ति। देख, हाँ एक मिनट, एक हमने वर्क फंक्शन की बात करती। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन जो है हमने इसको फाई और हमने एन नॉट से इसको डिनोट किया, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, जब हमारा जब मिनिमम कोई एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करते किसी इमिशन, जब हमारा कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है उसमें हमारी जो मिनिमम एनर्जी से किसी चीज को हम जो है रिक्वायर्ड होती है उसमें इमिट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वहां पर हमारी जो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, वहां पर बिल्कुल इसका जो वर्क फंक्शन होता है हम उसके लिए यहाँ पे बात करने वाले। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी, आप मेरी वर्डिंग को ध्यान देना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्क फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। और हम एक चीज और बोल सकते हैं कि द मिनिमम इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट लाइट, अगर हमारी कोई फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट लाइट से लेकर के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एम नॉट तक एक्सेस कर रही है, तो वहां पर एनर्जी जो हमारी हो रही है वह ट्रांसफर्ड होगी, मतलब एच बी से लेकर एच न्यू नॉट तक जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक स्पेस मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो चेंज कर रहे हैं हम, उसको एक्सेस हो रही है, तो यहाँ पर होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है ना क्या होता है? बताओ, काइनेटिक एनर्जी नहीं मालूम? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब बोलते चलो, अब नीट का पेपर देने जा रहे, सारे लोगों को पता होना चाहिए ना, सबको आना चाहिए। ये सब सोचो कॉन्फिडेंस से कि मुझे सारी चीजें पता है और जो है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और इस लेवल पे सोचो। तो काइनेटिक यहाँ पे न्यू जो हमारा वी लिया है, वी स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा एज अ फ्रीक्वेंसी के लिए उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर हमने दिया जब किसी एक एक्सेस से दूसरे एक्सेस में वो करता है तो उसकी हमारी ट्रांसफर होती है, तो वी से वी नॉट होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इन्होंने लैम्डा अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो इन्होंने हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा लिया, ठीक है। इसके उन्होंने एच वी नॉट माइनस एच वी तक इन्होंने इसको डिनोट किया हुआ है ना। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर आप आओ। अच्छा, प्लांक क्वांटम नंबर थ्योरी, प्लांक के बारे में थोड़ा सा पता है किसी को? बताओ, पता है तो बोलो। ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते चलो, मुझे सही लगेगा, ऐसा लग रहा है कि कोई है कि क्लास में। बोलो नहीं, कोई बोलेगा नहीं क्या? मैम रीजन बताइए। तो फिर मैं इतना आगे का प्लान बेकार ही कर रही हूँ, मैं रोज पढ़ाने की बात कर रही हूँ, मैं बेकार। पता है एग्जाम की डेट मेरे इस टाइम, आप यकीन करोगे, आप लोग के एग्जाम जून में, मेरे तो 4 से 5 एग्जाम है, पता है। फिर भी मैंने सर को बोला कि मैं इनका सर रोज क्लास लूंगी, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो ना मेरे साथ कि हाँ कि कोई नहीं मैम, ऐसा होना चाहिए ना। आप लोग नीट हो, क्वालिफाई करने वाले हो एग्जाम, इसको लेके थोड़ा सा आप लोग वो अग्रेसिव होना इम्पोर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा अभी को वो करो आप लोग साथ में, ऐसा नहीं ना कि आप बिल्कुल शांत हो गए, सो रहे। सो तो नहीं रहा कोई, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है क्या नींद? नो मैम। नो मैम, नो मैम। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे बताओ कोई हमने आपको बताया ना इसमें प्लांक क्वांटम थ्योरी, मैं समझा देती हूँ, बोलना तो आपको है नहीं, फिर मैं न्यूमेरिकल देने मुझे। प्लांक क्वांटम में क्या होता है कि जो अकॉर्डिंग टू प्लांक क्या हुआ था, तो एनर्जी जो हो रही है हमारी, तो क्या होता है बताओ, अंजलि आप बताओ, थोड़ा सा बताओ क्या होता है। कोई बताओ, बोलता तो सारे बहुत हो, आज तो कोई नहीं बोल रहा है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी होती है जिसमें कि मैम बताती है कि लाइट में कंटिन्यूअस नहीं होती, मैम वो पैकेट की फॉर्म में आती है। हाँ पैकेट्स बिल्कुल को सही बोलते बोला, हैं फोटॉन्स। हाँ फोटॉन्स होता, सही बोला।
तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्या होता है एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व इन नॉट कॉन्टिन्यूसली बट इट इज कॉन्टिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट, है ना। जैसे कि किसने, आपका नाम क्या है, आकाश, अभिषेक, अभिषेक सिंह। अच्छा अभिषेक ने देखो सही बोला कि जो है ये जो हमारी इसमें एनर्जी जब इमिएट होती है हमारी जो है, तो क्या होता है वो हमारी इमिएट और ऑब्जर्व होती है वो कॉन्टिन्यूटी होती है, वो उसमें क्या होता है जब पैकेट की फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोन। ये क्या होता है, ये रीजन क्या होता है, ये होता है कि जिस लाइट, और इसमें क्या होता है इन केस हमारा जो लाइट होता है यहाँ पर फोटोन की फॉर्म में होता है, और क्या होता है जो हमारे एनर्जी के जो हमारे ईच जो कोई प्रत्येक जो यहाँ पे क्वांटम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमीडिएट रेडिएशन, ठीक है। मतलब कि E इज इक्वल टू एच न्यू बोल सकते हो या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इन्होंने यही बोला था। एनर्जी यहाँ पर हमारे जो एनर्जी जो हमारे होती है वो हमारी जो है जब पैकेट के फॉर्म में होती है इट्स कॉल्ड अ फोटोन, इसको हम डिफाइन करते हैं एच E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर जो हमारा न्यू होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल, ठीक है। अब हमने इसको समझा, अब इसके न्यूमेरिकल जब देखेंगे बाद में, पहले हम सारे आपको बता दें। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, अफबाउ का एक जर्मन, हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इसका मतलब होता है जर्मन, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज को बनाना होता है। तो प्रिंसिपल स्टेट दैट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ किसी भी हमारी जो, हाँ इसको जो अफबाउ ने अपना वो दिया है क्या कहते हैं अपना जो प्रिंसिपल दिया है, उन्होंने ये बताया है कि जब हम किसी बिल्डिंग को ऑर्बिट लाइक इन टर्म्स ऑफ अभी ऑर्बिटल्स लेते हैं तो हम लेते हैं कि द स्टेट ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं इन द वेरियस ऑर्बिटल्स टेक्स इन प्लेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जब हमारी एनर्जी इंक्रीज करती है किसी ऑर्बिटल की तो उनके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल कर रहे हैं इन द वेरियस ऑर्बिटल्स में। एक तो उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया। अफबाउ का मतलब हमने आपको बताया इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, इन्होंने जो जर्मन वर्ड है इसका होता है बिल्डिंग अप। तो अफबाउ ने एक तो ये बताया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ और ऑर्बिटल्स के साथ, तो उनकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑन ऑर्बिटल्स आर कैलकुलेटेड बाय द n+l, जो बोर मॉडल में जो हमारा बोर में था n+l के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं द लोअर ऑफ द वैल्यू जो होती है n+l जो होती है वो हमारी जो होती है ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी कहलाती है, n+l की फॉर्म में लेते हैं। द लोअर ऑफ द वैल्यूज n+1 एन ऑर्बिटल ऑफ द लोअर एनर्जी। अब लिखा है यदि दो कोई पार्ट आप दो ऑर्बिटल लेते हो सेम मतलब n+l की वैल्यू में लेते हो तो उसमें क्या होता है जो हमारा लोअर और जो यहाँ पे लोअर वैल्यू की एनर्जी लेते हैं n+l हमने लिया, यहाँ पे आपको कहाँ तक जाने वाला है ये 1s से लेकर आप 4d तक जाओगे तो यहाँ n+l की 0 1 2 की फॉर्म में जब वैल्यू फील करोगे तो आपको एक ट्रिक्स देखो इसमें दिखा होगा, ये देखो डम्बलिंग दिखी ऊपर, देख के एक बार तुम आप मेरा डायग्राम चेक कर लो। मैं इसमें तो कुछ ऐसा डिफाइन मैं लिख कैसे लिखूं तो मैं आपको बताती, मेरा एक बार उसमें जाओ नोट्स पे आओ, बाउ प्रिंसिपल पे देखो एज एग्जांपल की फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, देखो n+l इज इक्वल टू लिया है तो कैसे इन्होंने इसको डिफाइन करा ये एक बार आप लोग चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, अगर हमने s इज इक्वल टू 2 लेते हैं एग्जाम्पल, उसको देखो छोड़ो, हाँ एक सेकेंड, एक चीज मैं आपको बताती, इसमें एक बार्मर की एक आपने देखा होगा बार्मर का, हाँ, और इसमें कुछ इसमें चीजें आई हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करनी है ना, वो देखो एक बारी। उससे ना करके मैं ना आपको अपने व्हाट्सएप पे अपने आओ, व्हाट्सएप पे देखो एक चीज आपको मैं सेंड कर रही हूँ। कोई एक्टिव दिख रहा है, कोई सोया तो नहीं, बता दो मुझे एक बारी। नहीं मैम। देखो ये चीज मैंने आपको सेंड कर रही हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखो ये इसमें आओ आप लोग, देखो वो ये एक इसको आप लोग अभी मेरे सामने इसको आप फटाफट करो, ये आपका वो है क्या कहते हैं,
इसको एक बार उठा लो, ये नंबर भी यहाँ नहीं से आया। उठाओ। इसको देखो, लेमन स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने आपको दी है, इसको बस एक बार आप लोग फटाफट लगा लो, 10 जल्दी जल्दी लगा लो सारे। ये सीरीज 1 2 3 6 सीरीज है, इसको एक बार एज अ वैल्यू की फॉर्म में देखो लिया है। लेमन सीरीज जब आती है तो यहाँ पे इसका जो हमारा अल्ट्रा वायलेट जो रीजन होता है, यहाँ तक ये स्टैंडलाइज करती है। ट्रांजिशन हमारा लिया है मैंने N2 इज ग्रेटर देन N1 की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला देखो लिखा, लिख लो पहले, एक जनरल फॉर्मूला बनाओ फटाफट, बनाओ। सारे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मुझे सबका अभी 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 का अभी मुझे वो चाहिए। अभी मुझे सब लोग अपना अपना फोटो खींच के भेजो अपने अपने नाम के साथ, ये चीज लिखो मेरे सामने। नंबर 1 पे डालो लेमन सीरीज डालो, नंबर 1 पे लिखो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज इज इक्वल टू नंबर 1 लेमन सीरीज, और इसका रीजन लिखो लाइन बिटवीन द अल्ट्रा वायलेंट रीजन ले रहे हैं हम, और इसकी हमने ट्रांजिशन ली है N2 इज ग्रेटर देन N1, दैट मींस N1 इज इक्वल टू, हम N2 जो है हमारा N1 से बड़ा है, यहाँ पर लिखो ट्रांजिशन N2 इज ग्रेटर देन N1। एवरीबॉडी इज नोट डाउन ना? हेलो, यस मैम। लिखो लिखो सब, मुझे एक एक का फोटो क्लिक करके चाहिए मुझे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में। और लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू ले जाओ, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर अपन N2 का होल स्क्वायर माइनस N2 का N1 स्क्वायर इनटू R। लिखो R, लिखो फॉर्मूला लिखो। मैक्सिमम के लिए क्या करना है और मिनिमम के लिए क्या करना है, दोनों के लिए एल लैम्डा मैक्स की फॉर्मूला लिखो और लैम्डा मिनिमम की लिखो। ये लिख लिया, इसको वैल्यू मैं दूंगी आपको। पहली सीरीज आपने लिख ली लेमैन की, ठीक है? ठीक है, 3 ये 6 सीरीज पे मैं आपको बता दूं अच्छे से कैसे करना है। देखा? बोल तो चलो प्लीज, मैं फिर अदरवाइज वो मैं क्लास नहीं कंप्लीट करवाऊंगी। अब बताओ, उसमें लिखा आपने लेमन सीरीज का नंबर 1 डालो, लाइज लिख लिया आपने, अल्ट्रा वायलेंट, और यहाँ लैम्डा मैक्स की आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू मैं आपको दे रही हूँ उसकी, आपको ये फाइंड करके बताना है कि लैम्डा मैक्स की जो है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम यहाँ कितनी होनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको, मुझे बताओ, वैल्यू दूं, स्टार्ट करूं वैल्यू देना? अरे बोलो यार तुम लोग। यस मैम। लिखो N1 इज इक्वल टू लिखो 2, और N2 इज इक्वल टू लिखो यहाँ पे 3, और अब मुझे लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम दोनों फाइंड करके मुझे लेमन सीरीज के लिए बताओ क्या आना है। थ्री टू कर देना, N1 इज इक्वल टू 3 और N2 इज इक्वल टू 2। लिखा? लेमन पे काम कर रहे हैं, पहला वाला लेमन के लिए। अच्छा, N2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन हमको N2 जो है N1 से बड़ा लेना है, ठीक है? 13/5R लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम 4/R। क्या लिया आपने वैल्यू? मैम देखो यहाँ पे N1 लिखा है ना N2 इज ग्रेटर देन N2, अल्ट्रा वायलेंट रीजन के लिए ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको हाँ N1 कर लो, कोई नहीं, मतलब ये देखना N2 आपका बड़ा होना चाहिए N1 से। गलत बोल दिया मैंने शायद वैल्यू, तो आपको यहाँ चलो N1 ले ली, लेकिन एक बार निकालते चलो फटाफट, N2 मिनिमम बड़ा है। वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों की फाइंड करके मुझे बता दो। अल्ट्रा वायलेंट रेस में क्या आ रहा है? अगर N1 हम 2 ले रहे हैं तो N2 मेरा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है? तो दैट मीन्स समझ रहे हो? लिखा किसी ने भेजा है क्या? किसी ने करा? किसी ने नहीं करा अभी। मैम लैम्डा मैक्सिमम 13/5R आ रहा है। ठीक है, आ रहा है 13/5। ओह 36 मैम 36 हाँ, बाय ये 5R। आया। हाँ मैम आ और गया। अच्छा, मिनिमम फाइंड करके दिखाओ फटाफट। 4/R आ गया। 4/R। 4/R। ठीक है, अब हमने ये समझ में आ गया ना, मैक्सिमम क्या लेना है, मिनिमम क्या लेना है, ये दोनों फॉर्मूला। अब हमको सेकंड नंबर डालो, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यार मैं तुम लोगों को कैसे आगे कंटिन्यू कराऊं, कोई बोलता ही नहीं है मुझे समझ। कितने स्टूडेंट की, अभिषेक बताओ या अभी अंजलि बताओ कितनी स्ट्रेंथ है Yes, स्टूडेंट की, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है? मैम 15 स्टूडेंट है 15 और बोल कोई भी नहीं रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा। मैम न्यूमेरिकल लगाओ, काम वॉइस करना है यार, क्लियर आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पे मैं करा रही हूँ। अभी मैं आपको एक दो अपनी क्वेश्चन वाले भी करवाऊंगी, तो रिस्पॉन्स मैम ये करो, हो गया कुछ है। पेपर है भाई, ऐसा नहीं है ना। बामर पे आ जाओ, बामर सीरीज पे आ जाओ। विजिबल रीजन के लिए ले रही है, मैंने अल्ट्रा वायलेट के लिए था, यूवी रीजन के लिए। अब हम लेते हैं विजिबल में। सेकंड सीरीज मेरे डालनी है बामर की, फटाफट डालो। मैं बोलो। हाँ, हेलो, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कुछ भी नहीं आ रहा मुझे समझ में, कुछ भी। हेलो अंजलि, क्या अभिषेक आप क्या बोल रहे हो? अंजलि बताओ प्लीज, एक्सप्लेन करो मुझे। अंजलि या मुस्कान थी, मुस्कान चले जाओ क्या आप, या नहीं हो? यस मैम। क्या बोल रहे हैं अभिषेक, कर रहे हो आप लोग? अब इसमें दूसरी वाली सीरीज के लिए करो, जो है मैं उसी को कराऊंगी, मुझे सबका मतलब नहीं है। फिर जब किसी को कुछ करना ही नहीं तो मैं बोलूं, दूसरी सीरीज पे आओ, बामर पे आओ। यस विजिबल मैम। रीजन के लिए आपने, इसकी वैल्यू हमेशा n2 से n1 रहेगी, उसको देख के ही कर लो फटाफट मेरे साथ एक साथ में। और सब फटाफट ये छह सीरीज का मुझे स्क्रीन अपना क्लिक क्लिक करके भेजो मुझे, फटाफट सब लोग करके दिखाओ। मैम वैल्यू हाँ बोलिए। अभिषेक आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करो। मैम वो अभिषेक नहीं, मैम दुर्गेश है। अच्छा तो लिख दो, आप दुर्गेश लिख दो। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, कट रही है ना, आप लोगों को आ रही है क्या या मेरे साथ प्रॉब्लम है? मैम कट रही है आवाज। इसकी ऊपर ही आप लोग ना फटाफट इसको सारे डिफाइन कर लो। ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डाल के इसको सारे एक बार ये लिख लोगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मतलब एक बार ही गो थ्रू कर लो इसको फटाफट। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सारे 14 लोग हैं तो 14 लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? मुझे इतना जवाब दो, रिस्पॉन्स दो मुझे। कर हर रहे हैं एक मैम। बच्चे का भी स्क्रीनशॉट चाहिए, पीछा भी मैम कर फोटो रहे हैं। चाहिए मुझे एज इट इज। हाँ लिखो फटाफट, मुझे अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे फटाफट भेजो लिख करके क्या क्या किया। करो, फिर मैं एक चीज बताऊं। प्रियांशी आप कर रहे हो? प्रियांशी, अंशु, यस मैम। प्रियांशी आई एम ऑडिबल? यस मैम। कर रहे हैं आप? यस मैम। लिखिए। संजय आप कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, और अंशु आप? यस मैम। ओके, ये बेगम का पूरा नेम, बेगम आपका पूरा नाम तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मुझे तो रीडेबल नहीं हो रहा। क्या है आपका पूरा नाम? बेगम जो है क्या? महमूदा बेगम सर मैम। शमा, क्या लिखा है ये नाम, मुझे महम समझ नहीं बस। महमूदा बेगम मैम। चहमुदा, चहमुदा, अच्छा। आप कर रहे हाँ। हो चहमुदा? नहीं मैम, अभी आए, जस्ट अभी 2 मिनट्स हुआ मैम आके मैं। कोई बात नहीं, आप लिखी कर लीजिएगा। मतलब मैं भी इसको इसको डिफाइन करनी, मुझे इसकी ट्रिक्स भी बतानी है, पढ़ानी कैसे करना है। ठीक है, कोई नहीं, आप करो जब तक आई हो। अब लिखो आप, सारे कर रहे हैं ना, मुझे बस अभी सबका फोटो, उसमें फोटो क्लिक करके चाहिए। अभी ओके मैम, 5 मिनट में, कोई 2 नहीं, सेकंड में आप अभी करो, करती बट हूँ। कर लो, स्टार्ट कर दो आप। आई हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अब स्टार्ट करो। ओके ओके मैम। हाँ
वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। इसके जो वैल्यू क्या नाम है दुर्गेश, ये जो आपने सारी वैल्यूज दे रखी, इसके बेसिस पे आप कर लो, ताकि आप गो थ्रू हो जाओगे। फिर अपने आप से जब आप अपने थ्रू से जब वो करोगे एक्सरसाइज, तो हो जाएंगी वैल्यू। मैम उसी वैल्यू पे ही कर लें? मैं तो उसी पे हाँ करती जी, हूँ। अंजलि मैंने बोलो। उसी वैल्यू पे मैम मैंने किया है। हाँ हाँ ठीक, सही सही करा, सही करा। बस एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि चीजें लगेगा कि मैंने उसको करा हुआ है। मुस्कान चली गई, मुस्कान नहीं है क्या? मैम उसका डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। मैम ये फॉर्मूला दिए व्हाट्सएप पे, वो करना है मैम? आपको मैंने सीरीज का एक वो बनाया, स्ट्रक्चर देखो बना हुआ, बामर हो गई, सब सीरीज बनी हुई है। उनके सामने हाँ। उनकी स्टेजेस दी हुई, ट्रांजिशन स्टेट में जाकर N2 इज ग्रेटर देन N1 लेवल पे जाकर के आपको मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। एज इट इज वो लिखे हैं, उससे एक बार बस गो थ्रू हो जाओ, तो एटलीस्ट मालूम चल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अगर हम अपना लैम्डा की फाइंड करते हैं वैल्यू, तो कैसे क्या होता है। बस ये आपको फाइंड करनी है, उसको देख के ही आपको करना, ताकि समझ में आ जाएगा। ये करना है आपको। ओके मैम, ओके। किसी का हुआ? मैम मैंने सेंड किया है। दिया एक हम यहाँ पे हम आर क्या है? आर क्या है? एक सेकेंड। यहाँ पे रेंजेस ले रहा है ये। आर की वैल्यू क्या लेंगे फिर? आर की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है, क्योंकि वो हम उसमें यहाँ पर वो फाइंड हुआ है, इसमें रेंज के फॉर्म पे लिया गया है ना, तो इसमें आर की वैल्यू डिफाइन नहीं है ये। इसमें जैसे हमारी रेंज आ रही है, उसके बेसिस पे हुआ है ये। जैसे कि हमारा मैं ये इरिडेबल कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट है यहाँ पर वो। इसकी वैल्यू जो है हमारी एक, अगर हम उसको फाइंड करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है, रिडबर कांस्टेंट होता है ये। जब हमने उसका ये बोर ऑर्बिट के थ्रू आता है, और जब मैं इसकी वैल्यू वैसे तो होती है, तो मतलब 10109 677 ऐसे कर समथिंग इसकी सेंटीमीटर होता है।
तो ये कांस्टेंट होता है यहाँ पर। रिडबर्ग, जब रिडबर्ग ने हमारी एनर्जी को कैलकुलेट करा था इलेक्ट्रॉन्स टर्म में, तब हमारा यहाँ पे एक ये कांस्टेंट को इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। तो जब हमारी एनर्जी को हम मैक्सिमम इसकी लेंथ ये निकालते हैं वेवलेंथ, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, दैट मीन्स 109 और 677 होता है। तो ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आर इज इक्वल टू एक बार और लिख लेना 2 पाई स्क्वायर, और एम ई टू द पावर 4 भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कांस्टेंट को फाइंड करके, ये वैल्यू हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट होती है, जो कि हमारी बोर मॉडल के थ्रू आई थी। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे तो फिर ऐड कर लोगे, तो इन टर्म्स ऑफ आर का मतलब यहाँ पे समझ में आ ही रहा है। आया समझ में? आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। यस यस मैम। ओके, अभी अंजलि ने सिर्फ से मुझे सेंड करा है और किसी ने नहीं करा। प्लीज जल्दी थोड़ा फास्ट करो, मुझे एक बार क्विक रिवीजन सारा करवाना है, फिर चीजें करवानी ना, थोड़ा फास्ट करो। इतना तो बहुत देख देख के कर रहे हो, तब भी नहीं हो पा रहा है आप लोगों से तो यार। आप लोग का टेस्ट होने होगा, मैं आपको लोगों को पहले बता रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी थोड़े। हुआ किसी का? हो गया, बस में सेंड हो रहा है। भेजो, आप मुझे सेंड करो। हाँ अंजलि, मुझे आपके मिल गए। विवेक, अभी आप क्लास में थे नहीं क्या? विवेक, मैम रीजन भी लिखना है। हेलो मैम, यस टेल मी। रीजन भी लिखना है क्या? नहीं नहीं, रीजन नहीं लिखना, आपको जो देख दिया हुआ है उसको डिफाइन करके, मतलब जैसे जैसे लिखा बस एक बार गो थ्रू करके लिख के मुझे सेंड करो। अभी तक आपको समझ आया नहीं क्या मैंने करवाया क्या है? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा था। अब यार प्लीज कोई डिफाइन कर दो, मेरी आवाज नहीं इनके तक पहुंच रही, आप बता दो इनको, कोई एक लोग। अभिषेक आप यस बता मैम, दो यार। मैम अब पहुंच रही है। क्या पूछ रही हूँ मैं? हाँ संजय का आ गया। कुछ भी करो, फटाफट आप मुझे करके भेजो सारे। कर लो, मुझे व्हाट्सएप पे पहले ग्रुप में भेजो फटाफट आप। ये आजाद कौन है? मैम अभिषेक मैम। ओके।
अभिषेक आपने इसको फोटो क्लिक करके भेज दो, जेपीजी फॉर्म में दिया है तो आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा मेरे इसमें। आप मुझे बस पिक पिक क्लिक करके ऐसे भेज दो मुझे। ये ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मिल गया मैंने। सबका भेजो, फटाफट भेजो। 2-3 लोगों का मिला है मुझे बस अभी अभी मुझे अभिषेक का मिला है, अंजलि का मिला है, और किसी ने नहीं भेजा अभी तक। संजय का मिल गया है। यार इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, देख के भी उतार देते तो भी हो जाता। प्रियांशी आपका आया नहीं? अंशु आप भेजो मुझे। अभिषेक और इसके भी कैसे कैसे मैं वॉइस को ब्रेक हो गेट रही है कर रहे, आपकी। पेपर लगा रहे हो और क्वेश्चन। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि और तैयारी कैसी चल रही, कैसे कैसे कर रहे हो आप लोग? कोई सेट पेपर कैसे कुछ करा है? हम PYQs करते हैं। पीवाई? प्रीवियस ईयर अच्छा, क्वेश्चन और प्लस NCERT इन फिंगर टिप्स। हाँ हाँ, बस बस अच्छा है। और इसी को लगा तो, और कंसेप्ट बस अपने वो रखेंगे तो हो जाएंगी चीजें अच्छे से। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी एक्सरसाइज के उसमें। अगर कल मुझे मैं कल क्लास आपकी आफ्टरनून में लूंगी, शायद 1-1.25 घंटे की लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी भी उस बीच में अब आप लोगों को पढ़ाने के बाद मेरी क्लास शुरू हो जाएगी 9:30 के अराउंड। उसके बाद मुझे जो है फिर पूरा दिन का ही सिस्टम होता है, फिर वो शाम तक ही चलता रहेगा। अभी किसने भेजा मुझे? अच्छा, नहीं हो पा रहा क्या भाई? मुझे फिर अब नहीं भेज रहे हो तो अब भेजते रहो, फिर मैं रखूं, क्या करूं? मैं अब क्यों रिवीजन करवाती हूँ एक बार सारी चीजों का फटाफट के, कैसे कैसे क्या क्या चीज हुआ एक बार से फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से सारी चीजें। किसी को भेजना ही नहीं है। हुआ आप लोग का बताओ यार जल्दी, मैं फिर रिवीजन करवाऊँ एक बार और सारा। रिस्पॉन्स तो करो यार आप लोग कम से कम। आशु अंशु आपका भी अपने नहीं हम तो आया। कर करूँ स्टार्ट में? संजय आपने भेज दिया है कि एक करें? आप देखो मैंने करा दिया, अब आप लोग अपने यस अपने मैम लेवल मैंने पे भेजा करते रहना, मुझे बाद में भी भेज देना सब लोग अगर नहीं हो पा रहा तो, क्योंकि और भी मैं चीजें कराऊंगी, मुझे अभी वो करवाना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले मैं एक क्विक रिवीजन लेना चाह रही हूँ ना। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टार्टिंग करवा रही हूँ, तो तुम्हें पता है, फिर से बता रही हूँ कि अब चीजें नहीं भूलनी चाहिए। ये केमिकल बिहेवियर्स के लिए जो हमारी डाइवर्सिटी थी, उनको हमने कैसे ट्रेस किया, उनके डिफरेंशिएट इंटरनल और इसके जो है उसके बिहेवियर थे, उसको हमने डिफाइन करा। इसमें सबसे पहले आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ हम इसको बोलते हैं एटम्स का। प्रियांशी आपका आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें जॉन जॉन डॉल्टन जो थे, उन्होंने मतलब सब भेज दो अपना अपना, मुझे फटाफट रिवीजन कराना, मैं वो कर रही। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या था, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन जिसकी हमारी अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोग को डिफाइन करो जल्दी जल्दी, 5-5 मिनट एक एक टॉपिक जल्दी ले लो ना। 13-14 लोग हो यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताओ सब, उन्हें मैं सबकी प्रॉपर्टीज बताते चलो। चलो मैं का नाम लो। अभिषेक आप डिफाइन करो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तीनों को जल्दी से 2-5 मिनट में डिफाइन कर दो, मेरे नोट्स देख के ही कर दो। तीनों मैम, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हाँ, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन मैम न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रॉन और हाँ प्रोटॉन से मिलके मैम एटॉमिक मास बनता है। हाँ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सर मैम जेड बनता है एटॉमिक नंबर। हाँ ठीक है। अब बताओ एक आप अपना माइक ऑफ करिए। अंजलि आप बताइए मुझे फटाफट बस ऐसे रिवीजन जरा सा बताओ आप कि एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी थी, थॉमस मॉडल, इन्होंने क्या बोला था। बस जल्दी जल्दी बस मुझे डिफाइन करते चलो है, जल्दी जल्दी मेरे नोट्स देख लो, बताते चलो, मतलब मैं रिवीजन के पर्पज से करा रही, छोड़ो आप लोग टाइम लगा रहे हो, मैं ही करती हूँ। देखो उसमें बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या थी, किसने क्या खोज करी, किस पे निगेटिव पार्टिकल है, चार्ज है, किस पे पॉजिटिव है, ये सब मिलकर हमारा एक एटम बनाते हैं। और थॉमसन मॉडल ने क्या करा था, इन्होंने इसकी इसको इन्होंने क्या करा था, जो हमारा एटॉम का स्पेयर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में कैसे एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि इसमें प्लम पडिंग की एक हमने वो लिया था, वाटरमेलन जैसे तरबूज होता है किसी भी चीज में, जैसे हमारे तरबूज में जो बीज होते हैं उसमें किस तरीके से उसमें वो होते हैं, जस्ट लाइक ना एटम, जो थॉमस ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसी के बेस पे दिया था। और उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बनाया बताया था, जब किसी एक स्ट्रीम होती है उसमें हाई एनर्जी में जब पार्टिकल्स हमारे रेडियो एक्टिव सोर्स में डायरेक्टेड, जो एक थिन फॉइल होती है उसमें जब डायरेक्टेडली हमारे वो करते हैं, एनर्जी को इमिट होती है, तो क्या होता है यहाँ पर एक जो फॉल होती है, एक फॉइल होती है गोल्डन की, तो वो सर्कुलर फ्लोरेसेंट में जो है अपनी स्क्रीन को जो है उसके अराउंड जो है सल्फाइड फॉर्म में जाती है। जैसे कि इसमें मैंने एक बताया था कि कोई अल्फा पार्टिकल अगर स्टिक करता है किसी स्क्रीन में तो कुछ थिनी फ्लैशेस होती हैं उसमें। एक्सरे का सीन पता होगा ना, जब वो एक्सरे होता है तो कैसे फ्लैशिंग होती है, फ्लैश होता है, एकदम से चमक सी आती है, उसकी बात बोली जा रही है। उसके बाद में रदरफोर्ड रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसमें उन्होंने क्या बोला कि ये मतलब कि जो हमारे स्टेबिलिटी ऑफ एटम के उसमें से उन्होंने डिफाइन नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल और दोनों ने मिलकर के जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को यहाँ पे लूज करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे एटम से किस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं। और जो है अब हम बात करते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा एटॉमिक मास, एटॉमिक स्पीसीज और एटॉमिक मास नंबर आपको डिफाइन करा था। कैसे करते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस पे क्या होते हैं। एक चीज मैं आपको अभी और सेंड कर दूंगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज थी, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स उसको भी एक बार आप कर लेना, मैं भेज दूंगी अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया आपको कि एनर्जी जो है कब मूव करती है, कैसे क्या होता है, इमिट एनर्जी बताई। उसके बाद जो है आपको मैंने टोटल आईएसओ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बताई थी। और आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं कि जब हमारे आइसोबार जो है एटम जो हमारे होते हैं सेम हमारे मास नंबर होते बट एटॉमिक नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं, वो हमारा होता है आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जब हमारे आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स में मेरा क्या होता है, आइसोटोन आइसोबार बताया, इसमें क्या होता है एटॉमिक हमारे मास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। एक मिनट, आइसोमर जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस आइसोटोन्स होता है। आइसोबार्स में मास नंबर और हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट, हमारा एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होता है, ये होता है आइसोबार। और आइसोटॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर और जो है हमारा और एटॉमिक मास हमारा दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। ये हमारा इस चीज का हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मैंने आपको बताया कि इस मतलब कि लाइट और जो अदर फॉर्म्स में एनर्जी को रेडिएट करते हैं, तो किसी मीडियम के करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें, चार्ज हमारी बॉडी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से, जैसे अल्फा रेज, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का अगर हम आपको एग्जांपल देंगे तो समझना, अल्फा रेज और वाई और गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये ऑर्डिनरी लाइट में किस तरीके से ये ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये सब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेज की रेडिएशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद आपको पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैंने वेवलेंथ कैसे फाइंड करनी होती है। वेवलेंथ के बाद हमने फ्रीक्वेंसी कैसे v इक्वल टू c बाई लैम्डा हमने कैसे फाइंड करा। वेलोसिटी हमारी होती c इक्वल टू लैम्डा न्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 होता है। उसके बाद वेव नंबर, उसके बाद एम्पलीट्यूड होता है कि जो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ की होती है, तो वो जो हमारी वेव के फॉर्म में होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम इसको मैंने डिफाइन करा। फिर आपने पढ़ा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसमें रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा आपने, लंपडिंग बताई मैंने आपको, बोर मॉडल, एटॉमिक मॉडल, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी बताई। और हमने मतलब इसमें मेन ही पॉइंट आपको कराने हैं जो आपको इसमें करने हैं।
उसके बाद मैंने आपको ये सीरीज बताई, ये सीरीज जो थी ये हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिगार्डिंग हमारी बोर्स ने हमारी कुछ चीजें कैलकुलेशन ऑफ, हम अगर रेडियस की बोर रेडियस की बात करते हैं तो उसमें हमने आपको इसमें फाइंड कराया डिफरेंट डिफरेंट लेमन सीरीज में, रीजन हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए, ट्रांजिशन की स्टेजेस हमने आपको यहाँ डिफरेंट दी, उसके बाद में लैम्डा कैसे फाइंड करना है, फिर इन दोनों का मैक्सिमम और हमने मिनिमम का दोनों का रेशियो यहाँ फाइंड कर लिया। ये मेरा लेमन सीरीज का था। बामर में आपने किस तरीके से करा, पाशन में करा कैसे करा, ब्रैकेट में कैसे करा, ये सब आपने डिफाइन करा। उसके बाद हम इसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देख लेते हैं। क्या होता है कि जो हमारा जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स उसका हम डुअल नेचर के होते हैं। एक तो आपने हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था उसमें क्या बोला गया था कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई। किसी भी अगर हम एक मूवमेंट एक टाइम के लिए कोई भी हम उस पोजीशन या मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम जब स्पेसिफाई करने की बात करते हैं तो एक हमारा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था जिसमें हम डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच और 4p पाई के फॉर्म में जब लेते हैं तो यहाँ डेल्टा एक्स जो हमारा होता है वो अनसर्टेनिटी का जो है यहाँ पे इसको डिफाइन करा गया है। तो इन टर्म्स ऑफ इसमें आपको डिफाइन करा जाता है, पता चलना चाहिए कि क्या होता है इसमें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमने फाइंड करने होते हैं। और उसके बाद क्वांटम नंबर अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या किया, मैग्नेटिक्स के अभी और क्वेश्चन लगवाऊंगी मैं आपको। तो ये चीजें आपने एक छोटा सा मैंने देखा। पॉली एक्सक्लूजन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं आपको उसकी कुछ क्वेश्चन अब एक बार अपना व्हाट्सएप पे टिप्स मैंने भेजी है कुछ, उसको ओपन करो। करा ओपन? हेलो कर लिया मैम। हाँ देखो लिखा है इसमें, ऑल लाइन इन अ विजिबल रीजन आर अ बामर सीरीज। जितनी भी लाइंस आपकी विजिबल रीजन में आती हैं बामर सीरीज, बट रिजर्व इज नॉट ट्रू। तो बामर सीरीज में मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितनी भी लाइन है और द विजिबल रीजन आर बामर बट रिजर्व इज नॉट ट्रू। दैट इज ऑल बामर लाइंस विल नॉट बी फॉल इन द विजिबल रीजन। जितनी भी हमारी बामर लाइंस होती है वो कभी भी विजिबल रीजन में फॉल नहीं करती हैं। अ पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ द पेन, अच्छा पेनुल्टीमेट शेल इज एन कर्नाल। अच्छा करनाल, इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा करनाल, और एटॉमिक कोर पे का एक करनाल का नाम सुना था मैंने भी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा करनाल, मैंने पढ़ा हुआ है करनाल। तो वो एटम पे किस तरीके से पेनिसुलेट मेट हो रहा शेल के अकॉर्डिंग वो इसमें बताया गया है। फिर आपको नंबर ऑफ नोट्स ये भी पढ़ना है आपको, ये सारे पॉइंट एक आप कॉपी पे इसको लिख लेना सारे जितने भी हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको कैसे कैसे लिखने हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जब आप फाइंड करोगे तो ये आप फॉर्मूले देख लेना डी, और ये कुछ फैक्ट है कैसे कैसे पता चलने हैं, तो ये आपको काम ये आपके लिए हेल्पफुल थोड़े रहेंगे, इसको देख लेना। और दूसरी चीज एक बार अपना खुद से मेरे सारे एक बार नोट मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। हेलो, नेटवर्क की इशू की वजह से लेफ्ट हो रही थी मैं। हाँ तो आपने एक बार मेरे नोट्स को एक बार एक काम करना, मैंने उस दिन आपको बोला था इंडेक्सिंग किसी ने करी थी छोटे छोटे से वो बता के एक बार मैंने देखो बोला है आपको करना है, आपको कैसे करना है वो आपको एक बार चेक करना है। आज मेरे सारे जितने नोट्स मैंने भेजे हैं, कुछ पॉइंट्स भेजे हैं, फैक्ट भेजे हैं, लेमन सीरीज, ये सारी सीरीज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कुछ मैं अभी आपको भेजूंगी, है ना। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस अच्छा मैम। हाँ